हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आरएस मुख्य परीक्षा की कॉपीज कैसे चेक होती है इसकी एक सीरीज में चला रहा हूं, जिसमें अगला वीडियो ये है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि घोसुंडी अभिलेख का क्या महत्व है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें क्या लिखा गया है, देखिए। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित घोसुंडी अभिलेख, तो चित्तौड़गढ़ ये जो फैक्ट है ये एकदम सही है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित घोसुंडी अभिलेख तत्कालीन मेवाड़ साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति का बोध करवाता है। अब देखिए, इसमें एग्जामिनर चाह रहा था कि इसमें भागवत धर्म का उल्लेख हो। इस एस्पिरेंट ने नहीं उल्लेख किया, तो इन्हें केवल आधा नंबर मिला। और ये आधा नंबर किसका मिला है? ये चित्तौड़गढ़ का, क्योंकि घोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ में मिला है, इसलिए इसे आधा नंबर भी दिया गया है। क्लियर? तो आप थोड़ा सा नज़दीक भी लिख देते हैं आंसर को, तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में बौद्ध व जैन धर्म के अतिरिक्त किन्हीं अन्य 2 अनिश्वरवादी धार्मिक संप्रदायों के नाम लिखिए। जैन और बौद्ध धर्म नहीं लिखना था, इसके अलावा जो अनिश्वरवादी है, तो चारवाक और आजीवक दोनों सही है। 2 में से 2 नंबर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अकबर के काल में लिखे गए 2 फारसी ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए 2 ग्रंथ पूछे गए थे, वो भी फारसी के। पहला लिखा आईन अकबरी अबुल फजल, और दूसरा नफाइज अल मासिर अलाउद्दीन कजविनी। तो इसमें ये वाला जो है आईन अकबरी, यही सही है और ये गलत है, इसलिए इन्हें 1 नंबर ही दिया गया है। क्लियर? सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? उन्होंने किस दल का गठन किया? तो देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है तथा लाल कुर्ती दल का गठन किया। 2 में से 2 नंबर। एग्जामिनर यही चाह रहा था कि खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम और लाल कुर्ती दल का नाम आए। दोनों आ गया, 2 में से 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। श्वेत जाति पर भार वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब इस बंदे ने क्या लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग महोदय के अनुसार विश्व में असभ्य जातियों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी श्वेत व सभ्य अंग्रेजी लोगों की है, उन्हें सहर्ष निभानी चाहिए। 2 में से 1 नंबर। नज़दीक लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग का उल्लेख कर दिया क्योंकि इन्होंने ये वाक्यांश यूज किया था, श्वेत जाति पर भार। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। अब इसमें देखिए, इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है। राजस्थान में दुर्गों का निर्माण ऊंचे व पहाड़ी भागों में किया गया है, जैसे कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ आदि। दूसरा, अधिकांश दुर्गों के चारों ओर मजबूत व पक्का परकोटा है। तीसरा, मध्यकाल में निर्मित दुर्गों में मुगल प्रभाव दिखाई देता है, शौर्य व शक्ति का प्रदर्शन होता है। चौथा, दुर्गों के भीतर पानी के जलाशय तथा कृषि भूमि की अनोखी व्यवस्था व आवासीय दुर्ग। पांचवा, दुर्गों में महल, मंदिर आदि का निर्माण किया गया है। ये पूरा दुर्ग स्थापत्य का इन्होंने बहुत अच्छे से उल्लेख किया है। 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हें 3.5 नंबर मिले हैं। 5 में से 3.5 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान चित्रकला की बूंदी और किशनगढ़ शैलियों की समानता और भिन्नता को रेखांकित कीजिए। देखिए, इसमें एक तरफ इन्होंने किशनगढ़ शैली और दूसरी तरफ बूंदी शैली लिखा है। अब देखिए, समानता क्या क्या समानता बताइए। कृष्ण भक्ति के चित्र और प्रकृति चित्रण किया गया है। कृष्ण व वल्लभ संप्रदाय से प्रेरित बूंदी शैली में भी प्रकृति चित्रण। ठीक है, ये तो 2 समानताएं बताई उन्होंने। असमानता क्या बताइए? इस शैली में नारी सौंदर्य का अधिक चित्रण किया गया है। आभूषण बेसरी। नागरीदास ने अपनी प्रेमिका बणी ठणी को प्रमुखता से चित्रित करवाया। इसमें लिखा है कि इस शैली में शिकार दृश्यों को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। बूंदी में महाराजा उम्मेद सिंह के समय उनको एक शिकार करते हुए प्रमुखता से दर्शाया गया है। अब इन्हें 5 में से 1 नंबर दिया गया है। 5 में से 1 नंबर। कभी कभी हम बहुत बहुत अच्छा लिख के आ जाते हैं या बहुत कुछ लिख के आ जाते हैं, और जब हम अपने नंबर जोड़ते हैं तो 5 में से ऐसे सामान्य 2.5-3 नंबर जोड़ देते हैं, लेकिन सही कंटेंट यूज नहीं होता है, तो 5 में से 1 नंबर भी मिल जाता है, आधा नंबर भी मिल जाता है। अगला देखिए। मध्यकालीन भारत में निर्गुण भक्ति की समृद्ध परंपरा थी, स्पष्ट कीजिए।
तो इसमें क्या लिखा गया है कि मध्यकाल में निर्गुण भक्ति में भक्ति आंदोलन की समृद्ध परंपरा है। संत कबीर ने निर्गुण भक्ति के साथ सरल व जन सामान्य के लिए मार्ग सुझाया। संत नामदेव, रैदास, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य आदि ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया। भगवान निराकार निर्गुण है, उसके किसी भी रूप की कल्पना की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है और जो संत थे उनका भी उल्लेख किया है। इन्हें 5 में से 3 नंबर मिले हैं। देखिए कंटेंट बहुत कम यूज़ किया है लेकिन फिर भी इन्हें बहुत अच्छा नंबर दिया है। और इसमें पॉइंट्स वाइज नहीं लिखे इन्होंने, बिल्कुल एक पैरा में इन्होंने सारी चीज़ को बता दिया है। तो ये भी एक तरह की मिथ्या है कि अगर हम पैरा में लिखेंगे तो कम नंबर मिलेंगे और पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, वो डिमांड करता है क्वेश्चन कि इसमें पॉइंट्स चाहिए, उसमें पॉइंट आप ऐड कीजिए। और सामान्य पैरा में लिख देते हैं, अच्छा लिखते हैं तो आपको नंबर मिलते हैं। 5 में से 3 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं। अगला सवाल, मुगल स्थापत्य में शाहजहां के योगदान की विवेचना कीजिए। अब देखिए इन्होंने सबसे पहले लिखा ताजमहल। आगरा में 4 बाग शैली में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित पित्राद्युरा का प्रयोग, विशाल दोहरा गुंबद। दूसरा, आगरा का लाल किला। फतेहपुर सीकरी में लाल किले का निर्माण करवाया। बेटी शाहरा ने जामा मस्जिद बनवाई। अकबर का मकबरा। कश्मीर में शालीमार बाग। मरियम उज़्मानी का मकबरा। दीवाने आम, दीवाने खास आदि इमारतों का निर्माण। बहुत सारी चीज़ें ऐड की इन्होंने, बहुत सारे फैक्ट्स यूज़ किए हैं। 5 में से 3 नंबर इनको मिले हैं, बहुत अच्छे नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन ये 10 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार एक जन आंदोलन बना दिया। अब इस बंदे ने क्या लिखा देखिए, महात्मा गांधी ने 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया। 1960 में साबरमती आश्रम की स्थापना की तथा भारतीय जन आंदोलन को नया मोड़ दिया। अब इसमें पॉइंट्स यूज किए इन्होंने। पहले पॉइंट में देखिए, गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह आदि साधनों का प्रयोग करके आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। दूसरा, 1917 में चंपारण खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने नेतृत्व किया जिससे सफलता मिलने पर अधिक जनता गांधी जी से प्रेरित हुई। तीसरा पॉइंट है, गांधी जी ने हंटर कमेटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि की आलोचना की तथा रचनात्मक कार्यों पर बल दिया। चरखा आदि का उल्लेख किया। फिर चौथा पॉइंट, 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में आम जनता को जुड़ने का आग्रह किया। वहीं खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का साथ दिया व इसे एक जन आंदोलन बनाया। पांचवा पॉइंट, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से नमक बनाने वाले आम आदमी के सहयोग हेतु इसे एक जन आंदोलन बनाया तथा नमक कानून तोड़कर सफलता अर्जित की, गांधी इरविन पैक्ट। छठा पॉइंट है, गांधी जी ने दलितों व हरिजनों के उद्धार के लिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। सातवां, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए पूना समझौता किया तथा मोहम्मद जिन्ना से भी समझौता के प्रयास किए। आठवां पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय जनता के सहयोग से एक वृहद आंदोलन खड़ा किया जो स्वतः स्फूर्त चलता रहा। नौवां पॉइंट, नारी के सक्रिय सहयोग को भी गांधी जी ने बढ़ावा दिया अतः गांधी जी ने अप्रयुक्त भारतीय जनता को जन आंदोलन से जोड़ा। अब इन्हें 10 में से 6 नंबर, बहुत सारे पॉइंट्स यूज़ किए इन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है, पॉइंट्स फॉर्म में लिखा है, तो इन्हें 10 में से 6 नंबर मिले। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे वीडियो और आते रहेंगे इस सीरीज़ में।